बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 30 जून है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ताज़ा तरीन इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल के हवाले से। सबसे पहली बड़ी और मुख्तलिफ खबर यह है कि अब तमाम आसार वाज़े हो गए हैं कि ओमान ने लगता यह है कि बहुत लंबा हाथ मारने की तैयारी कर ली है, क्योंकि अब हम जिस मरहले की बात कर रहे हैं, अगरचे ये जंग के बाद का मरहला है, लेकिन ये भी जंग का हिस्सा है। और इस मरहले के लिए ओमान की तरफ से अब से चंद घंटे पहले जो ऐलान सामने आया है, बहुत ही तहलका खेज़ है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आने वाले दिनों में इसके बहुत से असरात आपको दिखाई देंगे। इसके हवाले से हम बात करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। आगाज़ में हम बात करेंगे कि अभी जब मैं आपके साथ महव गुफ्तगू हूँ, मंगल के दिन 30 जून, इस वक्त अमेरिका का एक हाई पावर डेलीगेशन दोहा के रास्ते में है। स्टीव विटकॉफ उसमें शामिल हैं, जो इस रीजन के लिए अमरीकी खसूसी नुमाइंदे हैं, अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के, और उनके दामाद जैरेड कुशनर शामिल हैं, साथ में उनके दीगर लोग शामिल हैं। और ईरान की तरफ से एक टेक्निकल डेलीगेशन जो है वो इस वक्त कतर पहुंच चुका है। अच्छा, जब हम बात करते हैं न्यूज़ बिजनेस में, और जब हम प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि फ़लाँ मीटिंग होने जा रही है, उसमें फ़लाँ लोग आएंगे, ये एजेंडा आइटम्स होंगे, ये अमूमन एक बोरिंग खबर होती है। लेकिन ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात का अमल है, ये इंतहाई अहम इसलिए है क्योंकि जब मुज़ाकरात में तात्तुल आएगा, जब अमेरिका और ईरान बराह रास्त या किसी मीडिएटर के ज़रिए बात नहीं कर रहे होंगे, तो फिर हमने ये एक्सपीरियंस कर लिया है कि फिर मिसाइल बातें करते हैं, फिर जंग जो है वो दोबारा से शुरू होने का ख़दशा, इम्कान पैदा होना शुरू हो जाता है। और यही जो जनेवा में स्विट्ज़रलैंड में जो मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात के बाद लगता ये था कि अब बहुत जल्दी हालात जो हैं वो नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन फिर दोबारा से हमलों का सिलसिला शुरू हो गया। ईरान ने एक कमर्शियल वेसल को निशाना बनाया। जवाब में अमेरिका ने कहा, और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। 4 ड्रोन फायर किए गए, 3 को हमने काउंटर कर लिया, एक हमें नज़र नहीं आया, उसने कमर्शियल वेसल को नुकसान पहुंचाया। सिंगापुर फ्लैग्ड वो वेसल था, और उसके जवाब में फिर अमेरिका ने कशम आइलैंड में, सिरिक में, और फिर मुख्तलिफ मकामात पर जो आबनाए हुर्मुज़ की दूसरी जानिब ईरानी इलाका है, वहाँ पर जो टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रडार्स हैं, जो उनके दिफाई साजो सामान मौजूद है, या फिर जिनको मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स कहा जाता है ज़ाग्रोस माउंटेन रेंज में, या जहाँ पर उनके ड्रोन्स मौजूद हैं, अमेरिका ने यह दावा किया कि हमने वहाँ पर हमला किया। और जवाब में ईरान ने यह दावा किया कि हमने 8 अमरीकी अड्डे जो हैं उनके ऊपर बड़ी तबाही मचाई है। कुवैत ने, बहरीन ने, इन दोनों ने तस्लीम किया। फुटेज आई 5th फ्लीट के हवाले से, वो आपने देखी होगी, बड़ी खौफनाक किस्म की तबाही जो है वो ईरानी हमले में होती हुई नज़र आती है। तो ये जो अब मरहला है इन मुज़ाकरात का, इस मुज़ाकरात के लिए जो माहौल बन रहा है उसको समझना बहुत अहम है। और जो इस वक्त मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान मीडिया के ज़रिए, जो एक माहौल बनाया जा रहा है, कुछ बहुत ही अहम स्टेटमेंट्स आई हैं जो इस वक्त तमाम सूरत हाल है उसके हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा। और ये हैं वो तबाहकुन बारूदी सरंगें। एक तो वो जो सी माइंस बिछाई गई हैं आबनाए हुर्मुज़ में, उसके ऊपर अपना कंट्रोल रखने के लिए ईरान ने, लेकिन फिर जो सफारती एतबार से और सियासी एतबार से बारूदी सरंगें हैं, अब वो एक एक करके फटना शुरू हो गई हैं। एक बात आपको याद होगी कि जिस वक्त ये जंग शुरू हुई और पहली मरतबा ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात और किसी मुमकिन डील की बात हुई, मैंने अपनी मुतअद्दिद वीडियोज़ में इसके हवाले से कहा कि मेरा जो रीडिंग है इस रीजन की, या ईरान की जिस किस्म की मुखासमत है इसराइल के साथ, इस रीजन के बहुत से ममालिक की ईरान के साथ है, और फिर अमेरिका और ईरान की जिस किस्म की दुश्मनी है, तो मेरी राय के मुताबिक या तो अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई डील नहीं होगी। अगर डील हो गई तो डील चलेगी नहीं, और अगर डील चल गई तो फिर ईरान जो है वो बहुत सारे ममालिक की पकड़ से बाहर हो जाएगा। ईरान की ग्रोथ फिनोमिनल होगी। तो अभी तक जब ईरान में मौजूदा रजीम वही रजीम है, उसी का तसलसल है, 1979 से ऑनवर्ड सिस्टम एक चला आ रहा है। अशखास जो हैं वो आते हैं चले जाते हैं। सैयद अली खामनाई की जो तदफीन है उसके हवाले से भी अब प्रोग्राम जो है वो तरतीब दे दिया गया, वो भी सामने आ गया, और उसके हवाले से इंशाल्लाह आपके लिए कुछ मुख्तलिफ किस्म की जो है वो चीज़ें मैं लेकर आऊँगा।
कुछ उसकी कवरेज के हवाले से कुछ बहुत ही मुख्तलिफ करने का इरादा है। इंशाल्लाह वो भी आपकी दुआओं से मुकम्मल होगा। कमिंग बैक टू द पॉइंट के जब ईरान में सिस्टम वही है और उसका रवैया इसराइल के हवाले से या इस रीजन के ममालिक के हवाले से या अमेरिका के हवाले से ताबेदारी में कन्वर्ट नहीं होता, तो ये मुमकिन नज़र नहीं आता कि ईरान जो है उसके ऊपर इतना इनामो कराम बरसा दिया जाएगा। 300 अरब डॉलर जो है वो उसको उसकी तामीर नौ के लिए गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल से इकट्ठे करके दिए जाएंगे। उसका जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है वो कायम दायम रहेगा। आबनाए हुर्मुज़ पर उसका कब्ज़ा, चेक एंड बैलेंस, कंट्रोल जो है वो बरकरार रहेगा। ईरान के फ्रोज़न एसेट्स जो हैं वो अनफ्रीज़ कर दिए जाएंगे, गैर मुंजमद करके ईरान के ऊपर मालो दौलत, ईरान की इकॉनमी अनसेंक्शनड इकॉनमी बन जाएगी। कम्युनिटी ऑफ नेशंस में उसको वेलकम किया जाएगा खुली बाहों के साथ। उसके बैंकिंग चैनल्स जो हैं बंद हैं वो ख़त्म दोबारा से खोल दिए जाएंगे। ईरान जो है उसको FATF की ब्लैक लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। ये इट जस्ट डज नॉट मेक सेंस। मतलब इसकी या तो ये हो कि ईरान जो है वो ताबेदारी में आ जाए, ईरान जो है वो झुक जाए, ईरान कहे कि हम अमेरिका बहादुर की मर्जी के बगैर फ्यूल जो है वो नहीं बेचेंगे, अपना पेट्रोल जो है वो नहीं बेचेंगे, अपनी जो मखासमत है या दुश्मनी है इसराइल के हवाले से वो ख़त्म कर लेंगे, हिजबुल्लाह जो है उसको सरेंडर कर देंगे। इस रीजन में गज़ा के ऊपर जो भी मज़ालिम ढा रहा है इसराइल, जिस तरीके से भी ग्रेटर इसराइल के अज़ाइम को पूरा किया जा रहा है, हम उसके सामने सरेंडर करते हैं। फिर तो ये मुमकिन है कि ये सब कुछ ईरान को दे दिया जाए। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जब सैयद अली ख़ामनाई की शहादत के बाद आज ईरान में जो रजीम है वो पहले से ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है और शायद 1979 से अब तक ईरान शायद सबसे ज़्यादा अपने जो पीक है, उरूज है ताकत का, उसको इस वक्त एक्सपीरियंस कर रहा है। कि ऐसे मौके पर ईरान के ऊपर इतनी नवाजिशात, इतना इनाम कराम लगता नहीं है। देर मस्ट बी समथिंग जो अभी शायद सामने नहीं आई, आने वाले वक्त में सामने आएगी कि एग्जैक्टली क्या होगा। कुछ इसके हवाले से प्रेडिक्शंस की जा रही हैं, उन प्रेडिक्शंस पर मैं अभी बात नहीं कर रहा, सेपरेटली बात करेंगे। कुछ प्रोफेसर्स हैं वो उसके हवाले से बात कर रहे हैं कि हमला जो है वो पोस्टपोन किया गया है मौसम की वजह से, और हो सकता है कि सर्दियों का मौसम जो है वो ईरान के लिए बड़ा भारी साबित हो और उस वक्त एक भरपूर किस्म की ग्राउंड इन्वेजन वो हो सकती है। अच्छा, उसके हवाले से हम बात करेंगे सेपरेटली किसी और वीडियो में कि क्या ऐसा करना मुमकिन है। ईरान का जोग्राफिया, ईरान की तारीख़, ईरान का जो दिफाई तैयारियां हैं, क्या उसकी मौजूदगी में ऐसा करना आसान होगा, क्या ऐसा किया जा सकता है, इसके ऊपर हम सेपरेटली बात करेंगे। साथ में मज़ीद जो है वो बहुत सी प्रेडिक्शंस आ रही हैं ईरान के हवाले से। लेकिन ये जो मामला है, इसमें जो तबाहकुन बारूदी सुरंगें हैं उन्होंने अब फटना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल जो लबनान के हवाले से डील हुई है, सीज़ फायर फ्रेमवर्क तय हुआ है इसराइल, अमेरिका और लेबनीज़ गवर्नमेंट के दरमियान, दैट इज़ एंड दैट विल रिमेन अ बोन ऑफ कंटेंशन। यानी आप इस वक्त अगर ईरानी वो तज्ज़ियाकार जो पासदाराने इनकलाब से, रजीम से बहुत करीबी तसव्वुर होते हैं और उनके माउथ पीसेस कंसिडर किए जाते हैं कि ये जब गुफ्तगू करते हैं, ये जब बात करते हैं, ये जो अनऑफिशियली इनका मतम नज़र बयान करते हैं। आप प्रोफेसर मोहम्मद मरंदी को सुने कि वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि हमारे लिए शायद सबसे अहम इस 14 नुकात की डील जिसने 14 तबक रोशन किए हुए हैं सबके, इसका सबसे अहम नुक्ता पॉइंट नंबर 1 है कि जहाँ पर तमाम फ्रंट्स पर जंगबंदी की जाएगी और प्री वॉर सिनेरियो है, जो सिचुएशन है उस पर रिवर्ट किया जाएगा। दूसरी तरफ लेबनीज़ गवर्नमेंट एक तरीके से सरेंडर कर चुकी है अपनी टेरिटरी इसराइल के सामने, और इसराइल का कब्ज़ा अब बहुत से लबनानी इलाकों पर मौजूद है। इसराइल वो छोड़ने के लिए तैयार नज़र नहीं आता और ईरान ये कहता है कि हम जिस वक्त तक आर्टिकल 1 के ऊपर अमल दरामद नहीं होता, फिर बाकी जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसके ऊपर आप अमल दरामद को भूल जाएं, भुला दें इसको। और इसी वजह से ये जो रीसेंट एपिसोड हुआ था हमलों का, ये हुआ। अब ये मामला है, फिर साथ में अब दीगर जो मामलात हैं, यानी जो रीजन है उसका दौरा किया मार्को रूबियो ने, और यकीनन उनकी जो मुलाकातें हैं उसमें बयानात आपको ऐसे ही नज़र आते हैं, प्लेजेंट्रीज होती हैं, एक जिसे कहते हैं कि कार्रवाई पूरी करने के लिए आपको बता दिया जाता है प्रेस रिलीज़ के ज़रिए। लेकिन जब आने वाले वक्त में
कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं उससे आपको पता चलता है कि क्या हुआ होगा। तो जो गल्फ स्टेट्स का विजिट किया मार्को रूबियो ने, उसके बाद जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है 14 नुकाती, आप उसको दोबारा पढ़ें, गौर से पढ़ें। बड़े वाज़े तौर पर यह कहता है कि ईरान और ओमान मिलकर आबनाए हुर्मुज़ से जो ट्रांजिट है इस वाले मामले को कंट्रोल करेंगे। मैं आपके सामने आगे चलकर इसका एग्जैक्ट टेक्स्ट जो है वो भी रख दूंगा, बल्कि अभी मैं आपको बता देता हूं कि 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक कि इस रीजन से जब फाइनल डील हो जाएगी उसके 30 दिन के अंदर अंदर ईरान की प्रॉक्सिमिटी से अमरीकी फोर्सेस का इनखला होगा। नाउ व्हाट डज दैट मीन कि कतर, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, जहाँ जहाँ कोई अमरीकी अड्डा मौजूद है, यहाँ से अमरीकी अड्डे ईरान की प्रॉक्सिमिटी से दूर चले जाएंगे। ईरान यहाँ से उसकी प्रेजेंस जो है वो ख़त्म होगी और एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट होने जा रहा है। क्या अमरीका को ये सब कुछ करने देंगी गल्फ रियासतें जो अपनी सिक्योरिटी के लिए डिपेंडेंट ही अमेरिका के ऊपर है? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अभी जब हम देख रहे हैं कि दोबारा से एक शूटिंग का मरहला हुआ जो अब थम चुका है और अब तमाम नज़रें दोहा पर हैं कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में मामलात आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं लिंक्ड है इस बात से कि जो मार्को रूबियो ने दौरा किया इस रीजन का। फिर उसके बाद आप आगे आ जाएं, जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है उसके हवाले से इस मुआहदे में बड़े वाज़े तौर पर मौजूद है कि जो पैराग्राफ 5 है वो ये कहता है कि जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से माइंस हटा दी जाएंगी, ईरान एंड ओमान विल डिफाइन द स्ट्रेट्स फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन इन कंसल्टेशन विद पर्शियन गल्फ लिटरल स्टेट्स। यानी इनके साथ कंसल्ट करेंगे और ईरान और ओमान ने तय करना है कि यहाँ से ट्रांजिट कैसा होगा। अब बहुत सारे ममालिक, उनको ये कैसे हज़म होगा कि इस अहम तरीन आबी गुज़रगाह के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार जो है वो ओमान का और ईरान का हो। तो ये मुआहदा कर तो लिया, लेकिन करने के बाद इसके ऊपर जब अमल दरामद की बात आती है तो ये बहुत ही मुश्किल मुआहदा बन जाता है। फिर आगे $300 अरब जो है वो फराहम किया जाना है। तो इसमें बहुत सारी रिलेटेड चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे, लेकिन ये वो बोन ऑफ कंटेंशन है कि जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि अभी मामलात जो हैं वो किसी भी वक्त बहुत बड़ी गड़बड़ जो है वो इसमें हो सकती है। अब ज़रा मैं 2-3 चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर आप जाकर ओमान की इकॉनमी के हवाले से सर्च करें कि ओमान की इकॉनमी उतनी स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है। हालांकि अब पाकिस्तान में बैठकर जब बात करते हैं तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान से तो उनकी बहुत बड़ी इकॉनमी है और रिसोर्सेज उनके पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब आप उनका कंपैरिजन करते हैं दीगर गल्फ स्टेट्स के साथ तो आपको बड़े वाज़े तौर पर यह पता चलता है कि ओमान जो है वो हाइड्रोकार्बन्स जो उनके पास रिजर्व्स मौजूद हैं वो दीगर खलीजी रियासतों जो गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल के ममालिक हैं उनके मुकाबले में कहीं कम है और उनकी इकॉनमी, उसमें और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो पैसे के एतबार से, दौलत की रेल पेल के एतबार से, उसके अंबार के एतबार से, एक तो ज़ाहिर है कि वो अपना वैल्यू सिस्टम बरकरार रखना चाहते हैं, वो वहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज़ की रैपिड मशरूमिंग नहीं करना चाहते, लेकिन साथ में ज़ाहिर है कि उनके पास तेल की उतनी दौलत मौजूद नहीं है। पैसा है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि जैसा आपको मुत्तहिदा अरब अमारात में, बहरीन में, कतर में, कुवैत में, सऊदी अरब में आपको बड़ी रेल पेल नज़र आती है कि पर कैपिटा उनके पास जो दौलत है तेल की और रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। तो ओमान जो है वो समहाउ लगता ये है कि वो ईरान का जो मुजव्वज़ा मंसूबा था, जो इनिशियली पिच किया गया था जब सैयद अब्बास अराग़ची इस्लामाबाद आए थे और इस्लामाबाद से वो वापस जाने के बजाय उन्होंने दरमियान में ओमान का दौरा किया था और उसमें इतलात ये आई थी कि मुख्तलिफ ममालिक के जो इंटेलिजेंस के बड़े बड़े ऑफिशल्स हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे। उस वक्त ये पिच किया गया था और फिर आपको याद है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया था कि हम बहुत भरपूर किस्म की बमबारी करेंगे, हम ओमान जो है उसके ऊपर हमला कर देंगे। वो इसी वजह से था कि ओमान को ये बात बड़ी ज़बरदस्त लगती है कि ये एक ऐसा तरीका है कि जिसमें हींग लगे ना फटकरी, रंग भी चौखा है, बजाय इसके कि आप हैवी ड्रिलिंग करें, अपने जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाएं और अपना जो ज़मीन के नीचे मौजूद तेल की दौलत है, गैस के ज़खायर हैं, उनको आप एग्जॉस्ट कर दें, ख़त्म कर दें और फिर आज से 20 साल, 25 साल, 50 साल, 70 साल के बाद जो है वो आपके पास गुर्बत लौट आए।
बजाय इसके कि आप इसकी जगह, अगरचे उनका जो सलाला का पोर्ट है वो बड़ा हसल बसल वाला एक पोर्ट है, लेकिन जब आप उसको कंपेयर करते हैं जो ऊपर मौजूद गल्फ ममालिक हैं उनके पोर्ट से, तो जाहिर है कि ओमान की वहाँ पर भी दौलत की उस तरीके से रेल पेल नज़र नहीं आती। तो आबनाए हुर्मुज़ से जो टैक्स की वसूली है, टैक्स की वसूली जो ईरान ने सजेस्ट की थी कि हम पर बैरल ये करते हैं कि $2 या $4 या $1, वट दी प्राइस जो वो डिसाइड करें कि यहाँ से जो भी तेल बरदार जहाज़ गुजरेगा अगर उसके ऊपर 2 लाख बैरल मौजूद है तो वो $4 लाख अदा करेगा। और उस मैनेजमेंट और उस तमाम मामले के एवज़ ईरान और ओमान उस पैसे को इक्वली डिवाइड करेंगे। दैट इज़ वेरी इजी मनी। बहुत भरपूर किस्म का ये रास्ता है, इसने चलना है, इसने कायम रहना है। यहाँ से तेल, यहाँ से कार्गो शिप्स, यहाँ से दीगर जो ट्रेड है वो इन तमाम ममालिक की होनी है। यही रास्ता है, वो वाइबल है। और ओमान को ये लगता है कि ये एक लंबा हाथ मारने का तरीका है। अच्छा, इस पे हमले की धमकी आ गई थी, लेकिन ओमान जो है उसने अब जो एक टेक्निकल लेवल डेलीगेशन जिस तरह दोहा पहुंचा, इसी तरीके से स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकरात के बाद ईरान का एक डेलीगेशन, एक वफ्द जो है वो जो गरीबाबादी हैं, जो उनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी क़यादत में पहुंचा। ओमान में मुज़ाकरात हुए। ओमान ने पहले पोजीशन ये ली कि हम भी जो है वो टैक्स वसूली में इंटरेस्टेड हैं और जो भी जहाज़ गुजरेगा उसको पैसे अदा करने होंगे। उसके ऊपर एक बैकलैश आया। यकीनन गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल के ममालिक भी उनको जो है वो इस हवाले से क्वाइटली मैसेजेस एक्सचेंज कर रहे होंगे। अमेरिका जो है उसने तो अलल ऐलान पैगाम दे दिया था, दोबारा से अब जो है उन्होंने कुछ ना कुछ कम्युनिकेट किया होगा। लेकिन उससे एक स्टेप डाउन आते हुए भी ओमान जो है उसने एक बड़ा तहलका खेज़ ऐलान किया। वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, हम टैक्स वसूली नहीं करते, लेकिन ये तो हमारा हक है कि जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है, जो आबी हयात को नुकसान पहुंचता है, इतनी हैवी ट्रैफिक इस रास्ते से गुजरती है, जो मरीन लाइफ है वो डिस्टर्ब होती है, कोरल रीफ्स जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। और इस तमाम मैनेजमेंट के एवज़ जो इसके लिए टर्म इस्तेमाल की गई है, टू बी वेरी प्रिसाइज, ट्रांजिट फ़ीस की तो उन्होंने मुखालफत की है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो मैरीटाइम माहौलियात और नेविगेशनल खिदमात हम फराहम करते हैं कि आप रुक जाएं, ये रास्ता है, यहाँ से गुजर जाएं, और उसके लिए तमाम जो बंदोबस्त करना होता है उसके एवज़ रज़ाकाराना अदायगी के मामले पर बात करने के लिए तैयार हैं कि हम ये डिसाइड नहीं करेंगे कि हर जहाज़ ने $4 लाख या $2 लाख या $5 लाख देना, वटेवर, लेकिन हम उनसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि रज़ाकाराना तौर पर वो इस रास्ते को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये उनकी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरीके से बनती है कि वो हमें इसके लिए अदायगी करें। नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। वाई? बिकॉज ये अगर कंट्रोल जो है वो ईरान और ओमान का इस्टेब्लिश हो जाता है, जो मुआहदे में भी मौजूद है, जिसको अनडू ये करवाना चाहते हैं, तो उसका मतलब ये है कि अगर इसराइल बाउंड कोई शिप है जिसने यहाँ से गुजरना है, कोई और मुल्क जो ईरान को फ़लाँ मामले के ऊपर, किसी XYZ मामले के ऊपर जो है वो तंग कर रहा है या उनके साथ टर्म्स के ऊपर नहीं आ रहा, उस की डेस्टिनेशन पर जाने वाले जहाज़, उससे लिंक्ड जहाज़, उनको आप ये नहीं करते कि आप उनको राइट ऑफ पैसेज नहीं देते, आप उनको गुजरने की इजाज़त नहीं देते, लेकिन आप उनको इंतज़ार में डाल देते हैं, आप उनको क्यू में लगा देते हैं कि अभी आप नहीं गुजर सकते, अभी फ़लाँ ने गुजरना है, फ़लाँ ने गुजरना है। तो अगर हर गुजरने वाले जहाज़ ने इजाज़त जो है वो पासदारान इनकलाब की नेवी से और ओमान की बहरिया से लेनी है, और उनके पास अपना रजिस्टर जो है उसमें कुछ दर्ज करवाना है, अपनी तफसीलात देनी है, अपने ऊपर मौजूद जो इक्विपमेंट या जो भी सामान लेकर जा रहे हैं उसकी तफसीलात देनी है, अपने जो ऊपर मौजूद अमला है उनके कवाइफ उनको जमा करवाने हैं, तो यकीनन उस प्रोसेस में डिले किस तरीके से किया जाता है। और अगर 5-6 दिन 8 दिन खुले पानी में किसी जहाज़ को लंगर अंदाज होना पड़ जाता है तो ज़ाहिर है कि एक बड़ी तंगी है, उससे जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, डिले से शॉर्टेज क्रिएट हो जाती है। तो ईरान और ओमान दोनों के हाथ एक बहुत बड़ा हथियार, एक बड़ा टूल जिससे वो किसी के भी स्क्रू टाइट कर सकते हैं, वो उनके पास आ जाएगा। तो ये एक और बोन ऑफ कंटेंशन। लेकिन इसमें जो अब
ओमान ने पोजीशन ली है कि खिदमात के बदले वसूल की जानी चाहिए। कुछ ईरानी वज़ीर, जिस तरह ईरानी वज़ीर ख़ारजा उन्होंने कहा कि उन्होंने ये दावा किया था कि ओमान ये कह रहा है कि जो भी हम खिदमात आबना हुर्मुज़ में फ़राहम करते हैं उसके बदले फ़ीस वसूल की जानी चाहिए। अब उन्होंने फ़ीस जो है उसको स्टेप डाउन करते हुए रज़ाकाराना अदायगी के मामले की बात कर दी है। तो अगेन दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने ये कहा, अब ये ज़रा कि बयान एक दिन पहले का हो गया तो मैं नहीं प्ले करता, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने प्राइमरीली जो बात की है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि जो दोहा में मुलाकात होने जा रही है हो सकता है कि ये बहुत अहम हो सकता है कि ये बहुत अहम ना हो, लेकिन हम बड़े वाज़ेह हैं कि जंग हम जीत चुके हैं, डी न्यूक्लियराइजेशन जो है वो हो रही है। ये वो जो सेम रेटोरिक डोनाल्ड ट्रंप का है वो उसको रिपीट करता है और ईरान की तरफ से ये ऐलान किया जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। हमारा जो डेलीगेशन है वो बराह रास्त कोई मुज़ाकरात नहीं करने जा रहा अमेरिका से। हमारे वहाँ जाने का मकसद ये है कि जो हमारे फ्रोज़न एसेट्स, हमारे जो फंड्स मौजूद हैं उसमें से $6 अरब जो है वो हमें अदा किया जाए। और उस पर मसूद पज़ेश्कियान का आपसे थोड़ी देर पहले दावा सामने आया है। 2-3 बातें उन्होंने की हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जो भी मामला तय हुए हैं अभी तक हर चीज़ जो है वो नए सुप्रीम लीडर सैयद मुज्तबा ख़ामनेई की इजाज़त से उनको एतमाद में लेकर उनकी राय शामिल करके और उनके हुक्म के ऊपर किया जा रहा है। कोई भी चीज़ उनको अंधेरे में रखते हुए या उनके कंसेंट के बग़ैर नहीं की जा रही। साथ में उन्होंने ये भी दावा किया कि $6 अरब जो है वो बहुत जल्द रिलीज़ होकर हम तक पहुंच जाएगा। साथ में हम ये देख रहे हैं कि ईरानी सदर जो है वो ये क्लियर पैगाम देते हैं कि जो मुफाहमत है वो दो तरफ़ा मामला है और अमेरिका मुफाहमती याददाश्त पर अमल करेगा तो हम अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करेंगे, यानी कि वफ़ा करोगे वफ़ा करेंगे, जफ़ा करोगे जफ़ा करेंगे, हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। टिट फॉर टैट, अदले का बदला, जैसे आप करेंगे वैसा ही हम करेंगे। अमेरिकन कांग्रेस जो है उसको एतमाद में लेने जा रही है अमेरिकी इंतज़ामिया ईरान के साथ जो मुज़ाकरात हैं उनके हवाले से। और फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इसी दौरान हो जाती है गुज़श्ता रोज़ कि ईरान से तेहरान से उड़ने वाला कमर्शियल हवाई जहाज़ जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात में लैंड कर गया। और मुत्तहिदा अरब अमारात वेरी इंटरेस्टिंग केस है कि जो जिसके बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पर बैठे हुए माउथ पीसेस जो उनकी हुकूमत की और रियासती पॉलिसी की अनऑफिशियल तर्जुमानी का काम करते हैं, उन्होंने ईरान के ऊपर जो बयानात हैं उसमें लफ्फ़ाज़ी, उसमें जिस किस्म की तुंदी मौजूद है, तेज़ी मौजूद है, गम और गुस्सा मौजूद है, तबाह कर दो, रजीम का ख़ात्मा करना है, क्रश करना है, टेररिस्ट और सब कुछ। लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात ने जो बैक चैनल इस्टेब्लिश किया है और जो $3 अरब और फिर $10 अरब और कैश, शाही तैयारे की लैंडिंग, ये सब कुछ, और फिर ये अब उसके असरात आपको नज़र आ रहे हैं कि कमर्शियल परवाज़ें जो हैं वो शुरू हो गई हैं, फेरी सर्विस लॉन्चेस जो हैं वो मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान के दरमियान वो चलने का सिलसिला हो गया। तो वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स आर हैपनिंग राइट नाउ। अभी मैं इस वीडियो को यहाँ पर रोकता हूँ, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ कि जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ओमान जो है उसने भी एक बड़ा प्लेयर बनने की इस तमाम मामले में तैयारी कर ली है। दोहा जो है वो टीमें बस पहुंचने वाली हैं और तबाहकुन बारूदी सुरंगों का मामला है। आने वाली वीडियोस में ख़ास तौर पर हम बात करेंगे इस वक्त जो एक खलीजी ताकतें हैं उन्होंने ईरान के साथ एक बड़े समझौते की तैयारी शुरू कर ली है। वो समझौता क्या है और किस तरीके से उसने अमेरिका की साख को डैमेज किया है, जो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि बड़ी बुरी सूरत हाल का शिकार है। इसके ऊपर इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।